हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए हैं टारगेट बोर्ड यानी टारगेट बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई जो किताब है ब्रह्मास्त्र। इसकी मैं आपको टोटली सवाल इसी चैनल पे कराऊंगा, तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा ताकि इस चैनल पे मैं जो भी वीडियो लाऊंगा वो आप तक सबसे पहले आएगा। तो आइए हम बढ़ते हैं सवाल की ओर। आखिर में इस बुक में कैसे सवाल दिए हैं आप भी इससे थोड़ी सी रूबरू हो जाएं। तो आइए बढ़ते हैं। पहली सवाल स्क्रीन पे है, थोड़ी सी मैं स्क्रीन को बड़ा कर रहा हूँ ताकि आपको सवाल अच्छे से दिखे। तो थोड़ी सी मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ जो कि आपको दिखे। अगर ना दिखे ना भाई तो थोड़ी अपनी फ़ोन की क्वालिटी को बढ़ा लेना भाई, और आपको सवाल अच्छे से दिखेगी। जैसे आप मेरी बातों को भी ध्यान से सुनना और आपको सारे सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो देखा हमारे भाई कहाँ से पहल का सवाल स्टार्ट होता है। पहला सवाल इबा कि द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजक संख्या क्या है। द्विविमीय वर्ग निविड़ संकुलन में उप सहसंयोजक संख्या क्या है। तो उप सहसंयोजक संख्या की बात कर रहा है। ऑप्शन ए में दी है 2, ऑप्शन बी में दी है 3, ऑप्शन सी में दी है 4 और ऑप्शन डी में दिया है 6। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर से यानी 4। सवाल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 2 में पूछा गया है अंतः केंद्रित घनीय व्यवस्था में रिक्त स्थान का प्रतिशत होता है। अंतः केंद्रित की बात करें, अंतः केंद्रित किसको कहा जाता है मेरे भाई। तो अंतः केंद्रित बीसीसी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई, बीसीसी को। तो बीसीसी में रिक्त स्थान की संख्या पूछा है। तो अगर हम बात करें बीसीसी की, तो बीसीसी में रिक्त स्थान जो होती है 32% होती है। कितनी होती है मेरे भाई, 32% होती है। और जब यही पूछा जाए कि बीसीसी में भरा हुआ भाग कितना होता है, पैकिंग प्रभाज कितनी होती है, तो पैकिंग प्रभाज 100 में से हम घटा देंगे 32 को, तो कितना बचेगा 68%। यानी पैकिंग प्रभाज 68% और खाली स्थान 32%। तो क्या पूछा है, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब खाली स्थान, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। यानी इसका जो आंसर सही होगा ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 3 आपके सामने है। तो सवाल नंबर 3 में पूछा गया है कि किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल ... द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है। तो क्या कहता है हमारे भाई कि किसी शुद्ध क्रिस्टल में जालक स्थल खाली स्थान द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा अध्यासित नहीं हो सकता है। सवाल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 4 आपके सामने है कि माना कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n है। माना कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है। देखो यहाँ पे जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या यहीं पे ध्यान रखनी है। अगला सवाल आपसे भी पूछ सकता है कि चतुष्फलकीय की जगह अष्टफलकीय भी पूछ सकता है आपसे। यानी माना कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या कितनी है, n हो, तो जनित चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या है। जनित चतुष्फलकीय की जब बात करें तो वहाँ पे आंसर आपका 2n होगा। अगर सिर्फ वहाँ पे आपसे क्या पूछे, अष्टफलकीय की बात करें, तो अष्टफलकीय की जगह आंसर आपका क्या होगा, n होगा। क्या होगा मेरे भाई, n होगा। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यानी क्या बात करें, चतुष्फलकीय की बात करें, यानी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या 2n होगी और अष्टफलकीय की बात करें तो वहाँ पे n होगी। सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 5 में पूछा गया है कि निविड़ संकुलित गोलों की संख्या n हो तो जनित अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या है। निविड़ संकुलित गोलों की संख्या कितनी है, n है, तो जनित अष्टफलकीय, यहाँ पे अष्टफलकीय की बात कर दिया। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि अष्टफलकीय में जहाँ भी आपको दिखे वहाँ n लगानी है। यानी अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या पूछे तो वहाँ पे n होगा, और वहीं पे चतुष्फलकीय की बात करें तो वहाँ पे 2n होगा। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। सवाल नंबर 6 में पूछा गया है कि अमorphous ठोस को कहा जाता है। तो अमorphous ठोस जो है ना मेरे भाई, ये अक्रिस्टलीय ठोस का अंग्रेजी वर्ड है। क्या है मेरे भाई, अमorphous जो वर्ड है वो अक्रिस्टलीय ठोस का अंग्रेजी वर्ड है। अक्रिस्टलीय ठोस को कई नामों से हम जानते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को हम छद्म ठोस भी कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, छद्म ठोस भी कहते हैं, आभासी ठोस भी कहते हैं, अतिस्थिति द्रव भी कहते हैं, और क्रिस्टलीय ठोस भी कहते हैं, और डिम्ड या उपयुक्त सभी। तो यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है कि ग्रेफाइट
को किस रूप में वर्गीकृत नहीं कर सकते। जो हमारा ग्रेफाइट होता है उसको हम चालक ठोस के रूप में वर्गीकृत कर सकते हैं, जालक ठोस के रूप में भी कर सकते हैं और सहसंयोजक ठोस में भी कर सकते हैं। लेकिन डी जो आयनिक ठोस बच रहा है ना मेरे भाई, आयनिक ठोस में हम ग्रेफाइट को वर्गीकृत नहीं कर सकते। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी आयनिक ठोस। सवाल नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 में पूछा है कि क्वार्ट्ज है, क्या पूछ रहा है मेरे भाई, क्वार्ट्ज है। इस शब्द को ध्यान से देखना, कहीं कहीं आपको क्वार्ट्ज दिखता है और कहीं कहीं क्वार्ट्ज ग्लास दिखता है, कहीं कहीं क्वार्ट्ज दिखता है, कहीं कहीं क्वार्ट्ज ग्लास दिखता है। तो जहाँ पे क्वार्ट ग्लास एक साथ दिखाई दे, क्वार्ट्ज ग्लास, तो वहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस होगा। और लेकिन जहाँ पे सिर्फ क्वार्ट्ज दिखाई दे, सिर्फ क्वार्ट्ज ग्लास नहीं दिखाई दे, वहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस होगा। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो सवाल नंबर 9 आपके सामने है कि सवाल नंबर 9 में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभिलक्षण क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होती है मेरे भाई, क्रिस्टलीय ठोस इसकी ज्यामिति निश्चित होती है, आकृति निश्चित होती है, इनके अवयवी कण नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, इनका गलनांक और क्वथनांक का मान निम्न होता है कि उच्च होता है। देखिए तो ऑप्शन ए में दिया है कि निश्चित एवं अभिलक्षणित संगलन ऊष्मा, यानी इसकी गलनांक और क्वथनांक भी निश्चित होती है और संगलन ऊष्मा भी निश्चित होती है। ये तो बात सही कह रहा है। पूछ रहा है इसमें कौन सा क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, ठीक है। तो समदैशिक, क्या क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक होता है, ये तो गलत कर रहा है मेरे भाई। क्रिस्टलीय ठोस जो होता है विषमदैशिक होता है, विषमदैशिक का गुण प्रदर्शित करता है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है मेरे भाई, विषमदैशिक। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। यहाँ क्या पूछ रहा है कि क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, कौन सा अभिलक्षण जो है क्रिस्टलीय ठोस का नहीं है, तो क्रिस्टलीय ठोस समदैशिक नहीं होते हैं। सवाल नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि अक्रिस्टलीय ठोस के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछ रहा है। अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जिनको हम गर्म करके निश्चित ताप पे छोड़ देते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाते हैं, और लंबे समय तक अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ को रख देते हैं तो वो भी क्रिस्टलीय ठोस में बदल जाते हैं। यानी ऑप्शन ए में वही कह रहा है कि गर्म करने से किसी निश्चित ताप पर एक क्रिस्टलीय बन जाते हैं, ये बिल्कुल सही कह रहा है। यानी इसमें पूछ रहा है नहीं, यानी कौन सा कथन इसमें गलत है, समझना मेरे भाई कौन सा कथन गलत है पूछ रहा है। और दूसरा बी में है कि लंबे समय तक रखने से क्रिस्टलीय बन जाते हैं, ये भी सही है। सी में दिया है अक्रिस्टलीय ठोसों को गर्म करके साँचे में डाला जा सकता है, ये भी सही है। और डी में दिया है यह विषमदैशिक प्रकृति के होते हैं। तो मैंने पिछली सवाल में बताया आपको कि विषमदैशिक का जो गुण होता है वो क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। यहाँ पे क्या दिया है अक्रिस्टलीय ठोस, यानी अक्रिस्टलीय ठोस में विषमदैशिक का गुण नहीं पाया जाता है। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा। सवाल नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 11 जो है आपके सामने है और नीचे जो दिया गया है ये आपके बुक का आंसर है, जिससे मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें कोई सवाल गलत भी दिया होगा ना मेरे भाई, मैं उसको सही करके आपको बताऊंगा। तो 11 नंबर सवाल है, क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु द्वारा बंधे होते हैं। क्रिस्टल जालक में आयोडीन के अणु द्वारा बंधे होते हैं। तो आयोडीन के अणु किसके द्वारा बंधे होते हैं, देखो तो एक आपको अब क्रिस्टलीय ठोस के प्रकार जानकारी होनी चाहिए। तो क्रिस्टलीय ठोस 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक कौन कौन से होते हैं, पहला आयनिक ठोस होता है, मेरी बातों को सुनना क्योंकि मैं इस पर उतना लिख नहीं पाऊँगा। और दूसरी क्या है आणविक ठोस। तो आणविक ठोस जो होती है मेरे भाई वो 2 प्रकार की होती है। आणविक ठोस कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। एक अध्रुवीय आणविक ठोस होती है और दूसरी होती है ध्रुवीय आणविक ठोस। तो अध्रुवीय आणविक ठोस में का एग्जाम्पल जो होता है आयोडीन होता है, आयोडीन होता है अध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल। तो अध्रुवीय ठोस जो होते हैं लंदन बल द्वारा जुड़े होते हैं। कौन से बल, लंदन बल द्वारा, आप इसे लैंडन बल भी कह सकते हैं, लैंडन बल द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका ऑप्शन अगर हम चेक करें तो इसका ऑप्शन यहाँ पे दिया है, थोड़ी सी
यहाँ पे है, बहुत हम नीचे चले गए हैं, तो अब आते हैं थोड़ी ऊपर की ओर। तो यहाँ पे देखिए, हाँ, ऑप्शन ए में ही दिया है लंदन बल, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। तो सवाल नंबर 12 में क्या पूछा गया है, आइए देखते हैं। तो सवाल नंबर 12 में है कि पी प्रकार के अर्धचालक द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो पी प्रकार का एक अर्धचालक है द्वारा उपार्जित आवेश के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है। तो ये उदासीन होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, ये उदासीन का काम करते हैं, यानी ऑप्शन बी इज राइट। सवाल नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 13 आपके सामने है। तो सवाल नंबर 13 में क्या है, आइए देखते हैं। सवाल नंबर 13 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन प्रतिलौह चुंबकत्व दर्शाता है। तो यहीं पे आपको वर्ड ध्यान रखनी है, प्रतिलौह चुंबकत्व। यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, प्रतिलौह चुंबकत्व। लौह चुंबकत्व की बात करें तो Cr2 हो जाता, लेकिन यहाँ पे प्रतिलौह चुंबकत्व की बात कर रहा है, यानी इसका जो सही आंसर होगा MnO होगा, यानी ऑप्शन डी इज राइट होगा। ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 14 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन फेरी चुंबकत्व दर्शाता है। यानी फेरी चुंबकत्व की बात हो रहा है, तो फेरी चुंबकत्व का मतलब जिसमें आयरन आएगा मेरे भाई, वो फेरी चुंबकत्व को दर्शाएगा। यानी ऑप्शन ए में चेक करें तो Fe, यानी यहाँ पे आयरन दिख रहा है। ऑप्शन बी में Fe, ऑप्शन बी में भी आयरन दिख रहा है। ऑप्शन सी में भी आयरन दिख रहा है, यानी ऑप्शन डी इसका जो सही आंसर होगा उपयुक्त इनमें से सभी। ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 आपके सामने है कि सवाल नंबर 15 में क्या पूछा जा रहा है मेरे भाई, HCP और CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता क्रमशः होती है। तो इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान सवाल है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, तो इसका आंसर मैं बताता हूँ। HCP का मतलब हेक्सा क्लोज पैकिंग। CCP संरचनाओं में संकुलन क्षमता की बात कर रहा है, यानी पैकिंग प्रभाज की बात कर रहा है। तो HCP की जो होती है ना मेरे भाई 74% होती है, और CCP की भी 74% होती है, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। सवाल नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 16 जो है, सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष भी कहते हैं। निम्नलिखित में से किस दोष को विस्थापन दोष कहते हैं। तो विस्थापन दोष किसे कहते हैं मेरे भाई, तो फ्रेंकल दोष जो होती है ना मेरे भाई, उसी को विस्थापन दोष कहा जाता है, क्योंकि उसके धन आयन अपने स्थान को छोड़कर क्रिस्टल के मध्य में चले जाते हैं। ठीक है, अंतरकाशीय स्थल में चले जाते हैं, यानी विस्थापन होकर एक जगह से दूसरी जगह पे रहते हैं। ठीक है, बाहर नहीं जाते, क्रिस्टल के अंतरकाशीय स्थल में ही रहते हैं। वो होते हैं क्या, फ्रेंकल दोष होते हैं। यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए इज राइट होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। सवाल नंबर 17 को देखते हैं। तो सवाल नंबर 17 में पूछा गया मेरे भाई, किसी ठोस जालक में धन आयन जालक स्थल छोड़कर एक अंतरकाशीय स्थिति में यह जालक दोष है। किसी ठोस जालक में धन आयन जालक स्थल छोड़कर, यानी एक धन आयन जो होती है वो अपना, इसमें मान लो प्लस है, इसमें माइनस है, प्लस है, तो इसी में एक धन आयन जो है अपना स्थल छोड़ के इसी में यहाँ पे आ जाती है। तो एक कौन सा दोष में जाता है, तो फ्रेंकल दोष में जाता है। इसको क्या कहते हैं, फ्रेंकल दोष, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन सी इज राइट। ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 18 क्या है, तो सवाल नंबर 18 आपके सामने है कि अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष उत्पन्न होता है। ठीक है, अपमिश्रण में किस प्रकार का दोष, किसकी बात हो रहा है, अपमिश्रण की। तो अपमिश्रण जो होती है इलेक्ट्रॉनिक दोष के कारण होती है। किसके कारण मेरे भाई, इलेक्ट्रॉनिक दोष के कारण होती है, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, यानी इलेक्ट्रॉनिक दोष। ठीक है, सवाल नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 19 में क्या पूछा गया है, इसको भी देख लेते हैं। सवाल नंबर 19 में है कि डॉट 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 डॉट, यानी इसका मतलब खाली स्थान में धन आयन अंतरकाशीय स्थल में उपस्थित होते हैं। यानी धन आयन अंतरकाशीय स्थल में, तो अंतरकाशीय स्थल की बात हो तो ढूंढना तुम की शॉर्ट की नहीं मेरे भाई, फ्रेंकल दोष, क्योंकि अंतरकाशीय स्थल में फ्रेंकल दोष होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 20 की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल मेरे को लग रही है। आप सभी इसको थोड़ी सी ध्यान रखना, या हो सके तो कॉपी पे लिख लेना। ये बहुत ही सवाल इम्पोर्टेंट, मैं इसको इम्पोर्टेंट को क्या कहा जाता है, VVI कहा जाता है, तो मैं इसको VVI की श्रेणी में रखता हूँ। ठीक है, सवाल नंबर 20 पे, ये जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियाँ द्वारा इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है।
जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियों द्वारा इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं तो त्रुटि क्या कहलाती है मेरे भाई? एफ केंद्र कहलाती है, यानी एफ सेंटर कहलाती है। यानी इसका सही आंसर क्या होगा? तो थोड़ी सी, हाँ देखो, अब देखो इसका सही आंसर क्या होगा? एक मिनट। इसका सही आंसर ऑप्शन डी होगा, एफ केंद्र। सवाल को ध्यान से पढ़ना। जब क्रिस्टल में ऋण आयनिक रिक्तियाँ द्वारा इलेक्ट्रॉन रोक लिए जाते हैं तो त्रुटि कहलाती है एफ केंद्र। ठीक है मेरे भाई। सवाल नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 21 है, तो सवाल नंबर 21 में क्या पूछा गया कि आदर्श विलयन वह है जो सभी, आदर्श विलयन क्या है? आदर्श विलयन का अगर परिभाषा की हम बात करें, डिफाइन की बात करें, तो डिफाइन इसकी क्या कहती है कि आदर्श विलयन जो होते हैं सभी सांद्रताओं एवं सभी तापमानों पे राउल्ट के नियम का पालन करती है। तो ऑप्शन ए में दिया है कि सभी सांद्रताओं पर राउल्ट के नियम का पालन करती है, यानी ये सही कह रहा है। और बी में दिया है डेल एच इजकल टू 0, यानी डेल एच का मान जो होता है शून्य होता है और डेल भी का मान भी शून्य होता है, यानी ये भी सही कह रहा है। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो अच्छा, एक बात आप लोग बताना पहले मेरे को कि ये जो सवाल है आपके सामने दिख रही है, क्या यह सवाल है कुछ बाकी बुकों की अपेक्षा डिफरेंट है या आपने इसको पहले से पढ़ रखा है? तो इसका कमेंट में आप आंसर देना मेरे भाई। तो सवाल नंबर 22 है आपके सामने। तो द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा निर्भर नहीं करती। द्रव विलायक में, ये चैप्टर 2 का सवाल है ना मेरे भाई। द्रव विलायक की निश्चित मात्रा में घुल सकने वाली ठोस विलय की अधिकतम मात्रा पर निर्भर नहीं करती है, तो दाब पे निर्भर नहीं करती है मेरे भाई। किस पे निर्भर नहीं करती है? दाब पे। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट। तो आप सभी को मैंने अब तक 22 सवाल कराया। अब आगे 23 सवाल की ओर बढ़ते हैं कि 23 सवाल क्या कहता है, जो कि यहाँ पर स्टार्टिंग होती है 23 सवाल। तो देखो सवाल नंबर 23 में क्या है। सवाल नंबर 23 में है कि हेनरी स्थिरांक केज का मान, हेनरी स्थिरांक केज का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो केज का मान जो होता है ना मेरे भाई, वो ताप बढ़ने पर बढ़ता है। क्या होता है मेरे भाई? ताप को बढ़ने पर बढ़ता है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन ए इज राइट। दूसरा यही सवाल पूछा है बट ऑप्शन को चेंज किया गया। दूसरे सवाल में यही सवाल है, ऑप्शन को चेंज कर दिया गया है। तो सवाल नंबर 24 में है कि हेनरी स्थिरांक केज का मान है। तो हेनरी स्थिरांक केज का मान कितना होता है मेरे भाई? तो हेनरी स्थिरांक केज का मान निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है, निम्न विलेयता वाली गैसों के लिए अधिक होता है। ठीक है। सवाल नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 आपके सामने है कि विलयन के अणु संख्या गुणधर्म, विलयन के अणु संख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं। तो विलयन के अणु संख्या गुणधर्म वे गुण होते हैं जो निर्भर करते हैं केवल कणों की संख्या पर। किस पे मेरे भाई? केवल कणों की संख्या पे। तो सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26 में पूछा गया कि मूललता प्रदर्शित होती है। तो मूललता जो होती है ना मेरे भाई, मूललता को मोल प्रति केजी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अगर यहीं पे मूलरता पूछे, मूलरता, यहीं पे क्या पूछे मेरे भाई? मूलरता पूछे, मूलरता। मूललता और मूलरता दोनों में डिफरेंट है। एक मूलरता करके पूछता है, एक मूललता पूछता है। तो मूललता का क्या होगा? मोल प्रति केजी, यानी इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। लेकिन यहीं पे मूलरता की बात हो तो वहाँ पे मोल प्रति लीटर हो जाता है। ठीक है। सवाल नंबर 27 है, सवाल नंबर 27 है मेरे भाई। तो सवाल नंबर 27 को देखो, ज़रा ध्यान से देखना मेरे भाई। तो सवाल नंबर 27 है 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा? तो कोई मेरे भाई मोललता के सूत्र बताएगा मेरे को, मोललता के सूत्र। तो अगर आपको मोललता के सूत्र याद है तो 234.2 ग्राम चीनी के घोल में, यानी विलयन जो हमारा बना है 234.2 ग्राम का बना है, जिसमें हमारा विलेय जो है 34.2 ग्राम का है। तो इसका मोलल सांद्रण पूछ रहा है। आप सूत्र पे इस वैल्यू को पुट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ कि इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 0.5 आपका आंसर आएगा। आप जब कैलकुलेशन करिएगा तो आप इसका कैलकुलेशन जरूर कीजिएगा, आखिर बताइएगा इसका आंसर यही आ रहा है या दूसरा। तो सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 28 जो है आपके सामने कि एक विलयन जिसका पराशर दाब दूसरे विलयन से अधिक हो कहा जाता है। एक विलयन है जिसका पराशर दाब दूसरे विलयन से अधिक हो, तो उसे हम कहते हैं अति पराशरणी। क्या कहते हैं मेरे भाई? अति पराशरणी विलयन कहते हैं।
इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सवाल नंबर 29 देखना, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई। इसको आप सच में कॉपी पे लिख लेना, ये आपको एग्ज़ाम 2026 में देखने को मिल सकते हैं। आपको यही सवाल नहीं, इस पर 3 सवाल है, तीनों एक एक सवाल करके आपके सामने पूछा जा सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, इसको आप लोग इग्नोर मत करना, ये सवाल सच में इम्पोर्टेंट है। तो KCl, NaCl और K2SO4 के वांट ऑफ कारक यहाँ पे का मान क्रम से पूछा है। तो जहाँ वांट ऑफ गुणांक पूछे या वांट ऑफ कारक पूछे, तो यहाँ पे KCl, NaCl और K2SO4, यहाँ पे देखो 3 सवाल बन सकते हैं मेरे भाई। KCl का वांट ऑफ गुणांक पूछ सकता है आपसे, NaCl का पूछ सकता है, K2SO4 का अलग अलग करके सवाल पूछ सकता है आपसे। तो इसका देखना मेरे भाई, KCl का क्या होता है। जब KCl को आप तोड़िएगा तो क्या बनते हैं? K प्लस प्लस Cl माइनस। तो अगर देखा जाए इसका वांट ऑफ गुणांक की बात किया जाए तो 1 प्लस और 1 माइनस कितना है? 2। यानी KCl की बात करें वांट ऑफ गुणांक की, तो KCl की 2 आती है, ठीक है। और NaCl की बात किया जाए तो NaCl की भी होती है Na प्लस Cl माइनस, यानी Na प्लस और Cl माइनस में टूटा है, यानी 1 प्लस में और 1 माइनस में टूटा है, यानी इसका भी वांट ऑफ गुणांक कितनी होती है? 2 होती है, ठीक है। और बात करें K2SO4, तो K2SO4 की अगर बात करते हैं तो K प्लस होती है और प्लस SO4 2 माइनस, यानी इस पर 2 माइनस है और 1 प्लस है, यानी K2SO4 की वांट ऑफ गुणांक की बात करें तो 3 होती है, यानी 2 2 3, यानी कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? हाँ, तो ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिख रहा है। मैं इसको थोड़ी सी इरेज कर दे रहा हूँ जो कि आपको दिखे। इरेज करने के लिए थोड़ी सी, हाँ 1 मिनट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कैसे इरेज करूँगा? इसको पूरा इरेज करता हूँ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है मेरे भाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे होगा। इसका 2 आएगा, NaCl का 2 आएगा और K2SO4 का 3 आएगा, ठीक है। इसको याद रखना। सवाल नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 30 आपके सामने है। तो सवाल नंबर 30 में क्या है मेरे भाई कि P इजकल टू x1 P1 नोट प्लस x2 P2 नोट गणितीय अभिव्यक्ति है। ये तो सबको पता है कि राउल के नियम है। क्या है मेरे भाई? राउल का नियम है। सवाल नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 31 है आपके सामने कि किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है? किसका क्वथनांक एक वायुमंडल दाब पर सबसे उच्च होता है? तो BaCl2 कहीं दिख रहा है मेरे भाई? हाँ, तो 0.1 MbACl2। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल देखते हैं। अगर देखा तोहरा यहाँ बोरिंग लागत हुई ना हमारे भाई, तो समझे यहाँ तक समय के बचत बा। अब तक टोटल 23 मिनट हो चुकल बा, जो है ना हम 32 सवाल करा दिए हैं, ठीक है। अगर आप वही फेस वाली वीडियो देखे हुए तो उनमें उनकी बातें ज़्यादा और सवाल कम होती है। जब फेस वाली वीडियो देखते हो जिसमें कोई टीचर आपको पढ़ाता है, उसमें बातें ज़्यादा होती है, सवाल कम होते हैं। और जब ऐसे वीडियो आप देखते हो PDF वाले या कोई मोबाइल की जिसमें फेस नहीं होती है, उसमें आपको समय कम लगता है और सवाल ज़्यादा होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना कि फेस वाली वीडियो से बेहतर होती है ये PDF वाली वीडियो। माना कि वो एक्सप्लेन ज़्यादा कर पाते हैं, हम एक्सप्लेन आपको कम, क्यों? एक्सप्लेन हम भी कर सकते हैं आपको उतना ही, लेकिन समय आपके पास कम है कि हम उतना एक्सप्लेन करें, और हमारा समय भी ज़्यादा जा रहा है तो मैं उसको छोड़ा हूँ। तो सवाल नंबर 32 देखो। सवाल नंबर 32 में क्या है मेरे भाई? क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है। क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक की इकाई है। तो इसका सही आंसर होगा K किलोग्राम प्रति मोल। K किलोग्राम प्रति मोल, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट। बस तुम ना सवाल को देखते जाओ और बाकी समझना। अगला बार अगर इस सवाल से तुम्हें भेंट हो तो इसका आंसर ही तुम्हारे माइंड में याद रहेगा हमेशा। हाँ, एक बार देख लियो ना, एक बार और देख लेना, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। एक घोल जिसका पराशर दाब 300 केल्विन पर 0.08 तो एक वायुमंडल है, तो इस घोल का सांद्रण क्या होगा? इस घोल का सांद्रण की बात कर रहे हैं। एक घोल जिसका पराशर दाब 300 के, तो मैं इस सवाल को स्किप कर रहा हूँ। स्किप नहीं, मैं इसका आंसर मैं बता दूंगा आपको। तो 33 नंबर सवाल है, इसको आप लोग कमेंट करिएगा, मैं इसका सोल्यूशन
आपको स्पेशल एक वीडियो बना के 2 या 3 मिनट का मैं इसका सोल्यूशन आपको दे दूँगा सवाल नंबर 33 का। अगर इसका हम आंसर की बात करें तो इसका आंसर आएगा 0.003 m आएगा, यही आंसर इसका आएगा। मैं इसका आपको सोल्यूशन करके दिखा दूंगा क्योंकि मेरे पास पेज नहीं है कि मैं इसका सोल्यूशन कर पाऊँ, तो आप सभी इसको थोड़ा छोड़ देना। मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग रटना हो तो रट लेना कि एक होल जिसका प्रेशर दबाव 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, तो इस होल का सांद्रण क्या होगा, तो 0.003 m होगा। ठीक है, तो एक बात आपको बताता हूँ, मैं एम कह रहा हूँ, एम आखिर है क्या। अगर कैपिटल एम की बात हो ना मेरे भाई, कैपिटल एम होती है मोलरता और स्मॉल एम क्या होती है, मोलल्टा। मोलल्टा स्मॉल एम और मोलरता कैपिटल एम। ठीक है मेरे भाई, अब आओ सवाल नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 34 आपके सामने है। तो सवाल नंबर 34 कहाँ पे है मेरे भाई, हाँ देखो इसका आंसर यहीं पे दिया है 0.0033। मैंने जो आपका आंसर बताया था ये यही आंसर है। ठीक है, तो मैं उसका सोल्यूशन कराऊंगा, आप सभी कमेंट करके रखना, मैं अगली आपको वीडियो लाऊंगा 2 या 3 मिनट की, उसकी मैं करा दूंगा। ठीक है, सवाल नंबर 34 देखो, सवाल नंबर 34 में है कि 27 डिग्री सेल्सियस पर 1 m यानी 1 मोलरता विलयन का प्रेशर दाब है। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर बात करते हैं 24.6 ATM होती है। क्या होती है मेरे भाई, 24.6 ATM। ठीक है, सवाल नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 35 काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको भी आप लोग लिख लेना। जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट नहीं है मैं उसको नहीं बता रहा हूँ। मैं सभी सवालों को इम्पोर्टेंट नहीं कह रहा हूँ, जो है उसको मैं बता रहा हूँ आपको। यानी सवाल नंबर 35 जो है E0 = RT/NF। एल का मतलब होता है लॉग के इक्वालेंट। इस समीकरण को क्या कहा जाता है, तो इस समीकरण को नष्ट समीकरण कहा जाता है मेरे भाई। यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट। सवाल नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 36 आपके सामने है कि सवाल नंबर 36 में क्या कहा जा रहा है कि विद्युत अपघटन विलयन की चालकता निर्भर करती है। तो विद्युत अपघट्य विलयन की चालकता जो होती है निर्भर करती है आपको विद्युत अपघट्य की प्रकृति पे, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पे, आयनीकरण की मात्रा पे और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। सवाल नंबर 36 का आंसर नंबर डी। ठीक है, सवाल नंबर अब बढ़ते हैं हम 37 की ओर ना। सवाल नंबर 37, हाँ हमें पता है कि आपको क्लास बोरिंग लग रही है, बस आप क्लास को देखिए। हाँ, सवाल आपको क्लियर हो रहा है ना। कहीं सवाल में डाउटिंग हो तो कमेंट करना मेरे भाई, मैं वैसे गलती नहीं करूँगा कि जो आपको जहाँ समझ में ना आए। तो देखो, आयनिक विलयन की मोलर चालकता निर्भर करती है, आयनिक विलयन की मोलर चालकता निर्भर करती है। तो आयनिक विलयन किसकी बात हो रही है, आयनिक विलयन की मोलर चालकता। तो इसका ऑप्शन ए में दिया ताप पर, बी में दिया इलेक्ट्रॉन के मध्य की दूरी पर। ये तो नहीं हो सकता है, इलेक्ट्रॉनों के मध्य दूरी पे नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में दिया है विलयन में विद्युत अपघट्य की सांद्रता पे। ओ सांद्रता तो हम पढ़े ही हैं, यानी ए भी और ए भी, यानी आयनिक विलयन जो होते हैं ताप की मोलर ताप पर भी क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। विलयन के भी ओ ऑप्शन डी भी दिया है, ऑप्शन डी को तो हमने देखा ही नहीं। ऑप्शन डी में दिया है ए और सी दोनों, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, सवाल नंबर 28 की ओर बढ़ते मेरे भाई। सवाल नंबर 28 जो है कि शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह, देखो कैसे प्रवाह हो रहा है, क्यों नहीं होता है, पूछ दिया क्यों नहीं होता है, सारा खेल ही खत्म कर दिया। यानी विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है, शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह क्यों नहीं होता है। तो शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह कैसे नहीं होगा, उसमें आयन नहीं होंगे ना, तो प्रवाह कहाँ से होगा। विद्युत धारा का प्रवाह होने के लिए आयन का होना आवश्यक है, यानी आयनीकृत नहीं होता है, इसलिए उसमें शुद्ध विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। शुद्ध जल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं सवाल नंबर 29। सवाल नंबर 29 में है, एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि आपने 29 मिनट में 39 सवाल करा है, यानी 10 सवाल अभी पीछे। ठीक है मेरे भाई, अब आगे देखो, थोड़ी सी स्पीड में ले रहा हूँ, समय काफ़ी ले रहा हूँ ना। एक विद्युत रासायनिक सेल विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है। एक विद्युत रासायनिक सेल जो होती है विद्युत अपघटनी सेल के समान व्यवहार कर सकता है जब डेल EXT
ग्रेटर देन ईच सेल, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, EXT, ग्रेटर देन ईच सेल। सवाल नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल आपके सामने इतना ही है, नहीं सवाल अभी और है। सवाल नंबर 40, लगभग इस बुक में आपको 600 के करीब सवाल है, 600 से 650 के करीब है शायद। तो मैं आपको सारे सवाल कराऊंगा, आज ही नहीं, आज की वीडियो में लगभग 50 सवाल मैं कराऊंगा ही, ठीक है। उसके आगे ऐसे करके मैं 5-6 वीडियो लाऊंगा जिसमें 600 सवाल आपकी कंप्लीट होगी, ठीक है। अब बात करते हैं, सेल अपक्रिया स्वतः होती है। सेल अपक्रिया कब होती है, जब डेल जी नॉट का मान जो होता है ना, ऋणात्मक होता है ना, तब सेल अपक्रिया अपने आप होने लगती है, ठीक है मेरे भाई। अब देखा हमारे भाई, सवाल नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। तो सवाल नंबर 41 जो है मेरे भाई, जब सेल में कोई धारा प्रवाहित न हो रही हो ना, तो इलेक्ट्रोडों के विभव में जो अंतर होता है उसी को हम सेल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई, सेल कहते हैं, यानी सेल, EMF। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट होगा। अब सवाल नंबर 42 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 42 में बताया गया कि एक लैक्लांसो शुष्क सेल में कैथोड होता है। लैक्लांसो किसकी बात कर रहा है, लैक्लांसो। थोड़ी सी डिफरेंट सवाल लग रही है मेरे को। एक लैक्लांसो शुष्क सेल, ओह, तो इलेक्ट्रोड की छड़, इसका जो सही आंसर होगी मेरे भाई, ग्रेफाइट की छड़ दिया है, यानी इसका सही आंसर होगी ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। सवाल नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 43 में पूछा गया है कि एक लेड संचायक बैटरी में क्या होता है, कैथोड पर PbO2 PbSO4 में अपचयित होता है, ये भी सही है। ऑप्शन बी में दिया है एनोड पर PbSO4 में ऑक्सीकृत होता है, ये भी सही है। ऑप्शन सी में दिया दोनों इलेक्ट्रोड H2SO4 के समान जलीय विलयन में डूबा रहता है, ये भी सही है। ऑप्शन डी में दिया उपयुक्त सभी सही है, तो हम कह ही रहे हैं कि सभी सही है, ठीक है। सवाल नंबर आपको 43 का ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। लगभग इस चैप्टर से 43 ही सवाल हैं, 44 सवाल कहाँ हैं मेरे भाई, मैं रुकिए थोड़ी सी गड़बड़ी है, 1 मिनट। सवाल नंबर 43 तक ही है इसमें।